everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. Today we are going to talk about endometriosis and infertility. Endometriosis की शिकायत 10 to 15% लेडीज़ में पाई जाती है। इस कंडीशन में यूट्रस की वो लाइनिंग जो नॉर्मली कैविटी के अंदर होती है, वो सेल्स जो नॉर्मली पीरियड्स में ब्लीडिंग के साथ बाहर आते हैं, वही लाइनिंग जब यूट्रस से बाहर यानी कि कहीं पे ओवरीज में या फिर यूट्रस के आउटसाइड पेरिटोनियल लाइनिंग में पेट के अंदर कहीं पर भी हो, बट यूट्रस की कैविटी से बाहर होती हैं वही सेल्स, तो जो नॉर्मली ब्लीडिंग हर मंथ पीरियड के साथ बाहर निकल जानी चाहिए, वही ब्लीडिंग जब पेट के अंदर इकट्ठी होने लगती है या ओवरी के अंदर कलेक्ट होने लगती है, तो ओवरी में वो सिस्ट बनाती है जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। और वही सेल्स अगर यूट्रस के बाहर किसी स्ट्रक्चर पे है, जैसे पेरिटोनियम या आसपास ट्यूब्स में, तो वहाँ पे वो ब्लीडिंग कलेक्ट होती है हर मंथ और वहाँ पे आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स को आपस में चिपका देती है, जिनको हम एडेशंस कहते हैं। इन सब की वजह से कई बार प्रेगनेंसी करने में परेशानी आती है और भी कई सारी परेशानियां महिलाओं को फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, जैसे कि पेट में दर्द, पीरियड्स में दर्द जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं, कंटिन्यूस लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। एंडोमेट्रियोसिस को यूजुअली जो डायग्नोसिस होता है उसका अल्ट्रासाउंड में हमें दिख जाता है, कई बार सिस्ट दिखती है, चॉकलेट सिस्ट दिखती है, और कंफर्मेशन के लिए हमेशा उसमें लेप्रोस्कोपी की जाती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये जो परेशानी है वो एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। और लेप्रोस्कोपी के दौरान ही हम ये कैटेगराइज भी कर पाते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर कैटेगरी में है। इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसका एक स्कोरिंग दिया गया है ASRM की तरफ से, जो कि एक एसोसिएशन है फॉर दिस। एंड अगर मिनिमल या फिर माइल्ड कैटेगरी का एंडोमेट्रियोसिस है तो यूजुअली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। हम लोग ऐसे में दवाइयाँ देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर यही कैटेगरी मॉडरेट है या फिर सिवियर है, ऐसी कंडीशन में हमें कभी कभी IUI और कभी IVF की भी सहायता लेनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे में नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और अगर कई बार लोग सिवियर एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस बनने के बाद भी अपना टाइम बहुत सारा इधर उधर लगा देते हैं, वेट करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम नेचुरली ट्राई कर लें, तो ये कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे में जो IVF का सक्सेस रेट है वो भी एज के साथ साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसीलिए अगर आपको ये डायग्नोसिस बन चुका है या आपकी लेप्रोस्कोपी हुई है और आपको बताया गया है कि ये सिवियर है या फिर मॉडरेट कैटेगरी है, तो बेटर है कि ज़रूर आप अपने डॉक्टर की सलाह मानें और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, IUI है या IVF है, उसे तुरंत उसे यूज़ करें, क्योंकि इससे सक्सेस रेट इस वक्त आपका काफ़ी बेटर रहेगा। जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती जाती है तो अंडों की जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे प्रभाव पड़ता है, दोनों में धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। तो ऐसे में अगर हमें IVF कराना है या IUI कराना है तो बेटर है हम समय रहते हुए करा लें, जिससे हमारा सक्सेस रेट जितना बेस्ट पॉसिबल है वो हमें मिल सके। एक एज के बाद भी अगर हम IVF कराते हैं तो सक्सेस रेट हो सकता है उतना ना मिल पाए। तो अगर आपको किसी ने यदि यह बताया है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। बस सही डायग्नोसिस सही टाइम पे और सही ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ओवुलेशन इंडक्शन है, IUI है, IVF है। इन सभी का एंडोमेट्रियोसिस में अगर इनफर्टिलिटी है तो उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है, बशर्ते अगर आप सही टाइम पे अपना इलाज कराएं और अपना टाइम वेस्ट ना करें।